नमस्कार आप सभी का तिरंगा एजुकेशन यूट्यूब परिवार में बहुत स्वागत है। और मैं आपका जागरण सर आप सभी के लिए एक और वीडियो लेके आ चुका हूँ। जैसे कि आपको पता है बच्चों कि अपन एक वीडियो साइंस की क्लियर कर चुके हैं पादपों में पोषण के बारे में, और वो हमारा पहला चैप्टर था क्लास 7 का एनसीईआरटी बुक का बच्चों। अब हम उसी बुक का सेकंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं बच्चों, और उस सेकंड चैप्टर का नाम है प्राणियों में पोषण। और इस प्राणियों में पोषण को बेटा बड़े ही ध्यान से अपन पढ़ेंगे, और मैं आपको इस चीज का वादा करता हूँ बेटा कि इस वीडियो को आप देखोगे तो आपका एक एक पॉइंट बेटा क्लियर होगा। क्लास 7 8 से रिलेटेड जो 7th 8th तो प्लस बेटा थोड़ी बहुत कंपटीशन लेवल की चीजें, यानी मैं 7th जिस क्लास में अपन हमारी जो एजुकेशन टीम है, तिरंगा एजुकेशन टीम जो हमारी लगी हुई है, वो जिस भी क्लास में पढ़ाती है बेटा उससे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाती है। इससे ये हो जाता है कि बच्चे का दिमाग जो है उस स्टेज में होता है। जैसे 7th क्लास में बच्चा है बेटा, तो 7th क्लास में जो बच्चा है उसकी याद करने की क्षमता 8th 9th क्लास तक के बच्चे की लेवल की हो जाती है, जो 8th में उसकी 10th के लेवल तक की हो जाती है बेटा, तो 10th में उसकी और ज़्यादा हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, क्लास से थोड़ा ज़्यादा लिखाते हैं, ज़्यादा पढ़ाते हैं, ज़्यादा समझाते हैं, जिससे बच्चे का दिमाग थोड़ा विकसित होता है। इसलिए तो मैं क्या है कि मैंने जैसे पालकों में पोषण आपके लिए पहला चैप्टर साइंस का पढ़ाया था क्लास 7th का, वो मैंने बढ़िया से पढ़ाया था, और थोड़ा अपर लेवल थोड़ा सा पढ़ाया था, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, वो सही था। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर लेके आ चुका हूँ जिसका नाम है बेटा प्राणियों में पोषण, और वो भी आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाने वाले हैं और अपर लेवल से पढ़ाने वाले हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, ये चीज आपको आगे चल के काफी काम देगी। तो बेटा बिना देरी के अपन शुरू करते हैं बच्चों। बिना देरी के शुरू करेंगे बच्चों, तो मैं आपको पहले ये गाइडेंस दे देता हूँ कि सर आप वीडियो लेके आए हो, किस चैप्टर की है, किस क्लास की है। तो बेटा साइंस की वीडियो है, ये वाली वीडियो जो है वो साइंस की है, ठीक है बेटा, क्लास 7th है। साइंस में बेटा बायोलॉजी है, ठीक है, साइंस में बेटा बायोलॉजी है, क्लास 7th है बेटा, सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स बेटा, यानी बच्चों प्राणियों में बेटा प्राणियों में पोषण, प्राणियों में पोषण बेटा, ये अपने चैप्टर का नाम है बेटा। आप सभी को बता दूं, आप सभी मुझे जानते होंगे, मैंने कई बार अपना नाम लिया है वीडियो में। मेरा नाम बेटा अमित जादव है, और आप सभी के लिए मैं कड़ी मेहनत और शिद्दत के साथ आपके लिए प्रत्येक वीडियो हर रोज अपलोड करता रहूंगा हमारे तिरंगा एजुकेशन की यूट्यूब फैमिली पर बच्चों। और मैं आप सभी से ये आशा करता हूं बेटा कि आप उस वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छे से पढ़ें, और जो भी पढ़ाया गया है उसे ध्यान से समझें। और ये भी आशा करता हूं बेटा कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि इस टाइम पे ना तो तुम्हारे पास कोई काम होता है, ना घर वाले किसी काम के लिए कहते हैं, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ये मुझे पता है बेटा, ठीक है। चलिए बच्चों, अब मैं आपके लिए ना, अब मैं तुम्हें शुरू से करवाता हूँ पादपों में पोषण, ये हो गया अपना। चलो बेटा, चलिए बच्चों, ऐड कर तुम या ना करो, चलो रहने देते हैं। चलिए, तो अब हमने क्या किया है बेटा, हमने अपना एक पहला चैप्टर लिया है जिसका नाम है, सेकंड चैप्टर है बेटा प्राणियों में पोषण बेटा। क्या नाम है? प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण को अपन बेटा इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है बेटा, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सर एनिमल्स कई प्रकार के होते हैं, हम यहाँ पर किन किन एनिमल्सों का पोषण पढ़ेंगे, किन किन जो है जानवरों में हम पोषण पढ़ेंगे। तो बेटा हम इनमें इस चैप्टर से 3 चीजों में पोषण पढ़ने वाले हैं। पहला है बेटा मानवों में पोषण, बेटा मानवों में पोषण। दूसरा है बेटा अमीबा में पोषण,
तीसरा है बेटा रूमिनेंट्स में पोषण। रूमिनेंट्स में पोषण बेटा बताइए बेटा, ये चीज क्लियर हो गई? ये अभी मैंने कुछ समझाया नहीं है, मैंने तुम्हें न्यूट्रिशन को क्लासिफिकेशन करके बताया है कि हम किन किन चीजों में न्यूट्रिशन पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चों, ठीक है? तो हम बिना देरी के शुरू करते हैं बेटा। आज हम पढ़ेंगे ये न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, मानवों में पोषण के बारे में, ठीक है बेटा? मानवों में पोषण पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से बेटा इसे पढ़ने वाले हैं। चलिए बेटा, मानवों में पोषण पढ़ेंगे तो मैं सर्वप्रथम लिख देता हूं, हमें पहले पढ़ना क्या है मेरे बच्चों? हमें पढ़ना है बेटा मानवों में पोषण। एकदम धीरे धीरे करवाऊंगा, बस पहली एक दो वीडियो जो अपनी थी बेटा मैंने काफी तेज कर दी है, मैंने ये वीडियो जो है थोड़ी तेज कर दी है, तो कुछ बच्चों का कहना था सर थोड़ा धीरे बताइए, तो इसलिए मैंने अपनी वीडियो को बहुत ही धीरे और स्लो कर दिया है, ठीक है बच्चों? चलिए मानव में पोषण पढ़ेंगे बेटा। तो मानव में पोषण जो है बेटा, हमारा मानव पोषण पहले समझ लो, पोषण होता क्या है? पोषण क्या होता है मेरे मित्रों? तो पोषण जो है, पोषण क्या होता है कि जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं बेटा सजीवों के द्वारा, यानी सजीव ही भोजन को खाते हैं, तो बेटा सजीवों के द्वारा जो भी भोजन खाया जाता है, जो भी भोजन खाया जाता है उस भोजन से जो भी पोषक तत्व मिलते हैं, उन पोषक तत्वों का शरीर के लिए उपयोग कर लेना बेटा। क्या कर लेना? उपयोग कर लेना, शरीर के द्वारा उन पोषक तत्वों का उपयोग कर लेना बेटा क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। एक बार और समझेंगे बेटा, सजीवों के द्वारा भोजन का खाना और उस खाने से प्राप्त पोषक तत्वों का उपयोग कर लेना शरीर के द्वारा, उसे हम बेटा पोषण कहेंगे। सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करना या खाना और उससे पोषक तत्व प्राप्त करना और उन पोषक तत्वों का उपयोग शरीर के द्वारा कर लेना ही पोषण कहलाता है बेटा। पोषण की प्रक्रिया मेरे प्यारे मित्रों 5 चरणों में पूर्ण होती है। पोषण की प्रक्रिया मेरे प्यारे साथियों 5 चरणों में पूर्ण होती है। पहले को हम बोलते हैं बेटा अंतःग्रहण। अंतःग्रहण पहले को बेटा हम क्या बोलते हैं? अंतःग्रहण। दूसरे को मेरे बच्चों बोलते हैं पाचन। अभी मैं बताऊंगा पाचन, अंतःग्रहण ये सब क्या है, ठीक है बच्चों? तीसरे को बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों अवशोषण। अवशोषण। चौथे को बोलते हैं बेटा स्वांगीकरण। स्वांगीकरण। और लास्ट वाले को मेरे प्रिय साथियों बोलते हैं निष्कासन। बेटा एकदम ध्यान से समझोगे वीडियो के माध्यम से। अंतःग्रहण क्या होता है मेरे प्रिय साथियों? अंतःग्रहण क्या होता है उसे समझो मेरे दोस्तों। अंतःग्रहण क्या होता है? अंतःग्रहण क्या होता है कि भोजन को, जो भोजन है ना बेटा, भोजन को मुख से यानी मुंह के द्वारा, भोजन को मुख से अंदर की तरफ निगलना, अंदर की तरफ, अंदर की ओर निगलना बेटा, निगलना, अंदर की तरफ निगलना अंतःग्रहण कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्रिय साथियों? भोजन को मुख से अंदर की ओर निगलना बेटा अंतःग्रहण कहलाता है। अंतःग्रहण के बाद बात करते हैं बेटा पाचन की। तो जब हम बड़े बड़े भोजन के अणु खाते हैं, बड़े बड़े भोजन को, इतना टुकड़ा भोजन का खाते हैं, इतना बड़ा खाते हैं बेटा, हमारे शरीर की सेल्स जो होती हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो क्या नाम है, माइक्रो जो है तुम्हारा माइक्रो सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं, जिससे माइक्रोस्कोप बोलते हैं, ठीक है बेटा? माइक्रोस्कोप की सहायता से देखी जाती है, यानी कि उन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते, यानी कोशिकाओं का आकार काफी सूक्ष्म होता है। उन सूक्ष्म आकारों में इन छोटे, क्या नाम है, बड़े बड़े, ये बड़े बड़े जो है हमारे भोजन के टुकड़े कैसे पहुंचेंगे? तो उसके लिए बेटा हमारी पाचन की प्रक्रिया होती है मेरे बच्चों। पाचन की प्रक्रिया में क्या होगा मैं तुम्हें लिखा देता हूं, जैसे सरल बेटा, सरल एवं सरल, सॉरी जटिल बेटा। जटिल, जटिल का मतलब होता है बड़े बड़े और कठोर। जटिल बेटा और अघुलनशील, जटिल और अघुलनशील, जटिल बेटा, जटिल और अघुलनशील खाद्य पदार्थ, जटिल और अघुलनशील खाद्य पदार्थों, खाद्य पदार्थों, खाद्य पदार्थों,
खाद्य पदार्थों को, मेरे प्रिय साथियों, खाद्य पदार्थों को सरल एवं घुलनशील बेटा, घुलनशील खाद्य पदार्थों में बदलना, ठीक है बेटा। जटिल एवं अघुलनशील खाद्य पदार्थों को बेटा सरल और घुलनशील खाद्य पदार्थों में बदलना बेटा पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्रिय साथियों? पाचन कहलाता है। पाचन कैसे कहलाता है? सर मान के चलिए मैंने कोई भोजन का बड़ा टुकड़ा खाया, उस बड़े टुकड़े को दांतों के द्वारा पीसा जाएगा, आमाशय के द्वारा पचाया जाएगा, छोटी आंत के द्वारा पचाया जाएगा। तो यानी ये कहने का मतलब ये है कि जो जटिल खाद्य पदार्थ है उन्हें सरल और घुलनशील खाद्य पदार्थों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही बेटा हम पाचन कहते हैं, ठीक है, उसे ही हम डाइजेशन कहते हैं बेटा। इसके बाद आता है हमारा अवशोषण। सर अवशोषण क्या है? जब यहाँ भोजन पच जाएगा तो सर एक बात बताइए, अवशोषण क्या होता है? जब बेटा भोजन पच जाता है तो भोजन पचने के बाद छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत में मौजूद होते हैं मेरे प्रिय साथियों, छोटी आंत में दीर्घ यानी कि रसांकुर मौजूद होते हैं। ये क्या करते हैं? ये बेटा ये खाद्य पदार्थ से जो भी हमें पोषक तत्व प्राप्त हुए हैं, हमें जो भी न्यूट्रिएंट्स मिले हैं, जो भी घुलनशील और सरल खाद्य पदार्थ मिले हैं, उन खाद्य पदार्थों को बेटा रक्त में पहुंचाया जाता है, उसे अवशोषण कहते हैं। यानी डेफिनेशन आप बाकायदा लिखो, मैं मना नहीं कर रहा। जैसे सरल एवं घुलनशील बेटा, सरल एवं घुलनशील खाद्य पदार्थों को सरल एवं घुलनशील खाद्य पदार्थों को बेटा रक्त तक पहुंचाना, ठीक है मेरे प्रिय बच्चों, ठीक है। अवशोषण क्या होता है कि सरल एवं घुलनशील खाद्य पदार्थों को रक्त तक पहुंचाना बेटा अवशोषण कहलाता है। अवशोषण के बाद बात आती है स्वांगीकरण की। सर ये स्वांगीकरण क्या है? हमें तो अवशोषण भी पहले पता चल रहा है कि ये शायद अवशोषण होता है। इसके बाद सर स्वांगीकरण क्या होगा? फिर बेटा स्वांगीकरण को भी आप ध्यान से समझ लो। स्वांगीकरण में जो ब्लड में यानी कि हमारे खून में जो रक्त पहुंचा है ना बेटा, ये रक्त जो रक्त तक पहुंचा है, जो हमारे खाद्य पदार्थ बेटा रक्त तक पहुंचे हैं, वो रक्त के माध्यम से बेटा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है, और नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है। नए पदार्थों की बेटा उत्पत्ति होती है। बताइए मित्रों, समझ में आ गया आपके? उत्पत्ति होती है यानी कि बेटा हमारे शरीर के द्वारा भोजन का अवशोषण जब किया गया था तो क्या हुआ था? भोजन का अवशोषण हमारी छोटी आंत में उपस्थित रसांकुर यानी दीर्घ रोमों के द्वारा जो भी पोषक तत्व हमें प्राप्त हुए थे उनका अवशोषण कर लिया गया और हमारे खून में भेज दिया गया। अब क्या होगा मेरे बच्चों? खून में भेजने के बाद जैसे ही खून में पहुंचते हैं पोषक तत्व, इन पोषक तत्वों पूरे के पूरे शरीर में मिल जाते हैं और उनसे नए पदार्थों का निर्माण होता है। ये हमारा बेटा स्वांगीकरण कहलाता है, ठीक है बेटा। इसके बाद बात आती है मेरे प्रिय बच्चों निष्कासन की। तो बेटा निष्कासन में क्या होगा बेटा? अपशिष्ट पदार्थ जो होंगे, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकालना। तो अपशिष्ट पदार्थों को मेरे प्रिय साथियों शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? निष्कासन कहलाता है। आशा करता हूं बेटा आपको पूरी की पूरी पोषण की पांच विधियां जैसे अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन कंप्लीट और अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि काफी धीरे धीरे बताया है, ठीक है बेटा। भोजन का खाना, अंतःग्रहण, अंदर की ओर निकलना, अंतःग्रहण, उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देना, पाचन, और विभाजित किए हुए भोजन से कई पोषक तत्व प्राप्त हुए हैं, उन पोषक तत्वों को खून में मिलाना, अवशोषण, खून में मिलने के बाद उन पोषक तत्वों के शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना और उनसे अलग अलग या नए पदार्थों का निर्माण होना, स्वांगीकरण,
उसके बाद बेटा जो अपशिष्ट खाद्य पदार्थ तुम्हारी बड़ी आंत में बचता है जिसे हम मल बोलते हैं, जो गुदे में इकट्ठा रहता है, मल में इकट्ठा होता है और गुदे के द्वारा बेटा बाहर निकाल दिया जाता है, ये होता है हमारा मल। ऐसे ही हमारी किडनियों में उपस्थित होती है बेटी मूत्र उपस्थित होता है, मूत्राशय में भरा होता है, मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। हमारे शरीर के छोटे छोटे रोगों से बेटा पसीना निकलता है, ये सब का सब जो है अपशिष्ट पदार्थों का बेटा निष्कासन हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हमारी ये पांचों विधियां कंप्लीट होती है। और पांचों की विधियां में जो अहम भूमिका होती है बेटा वो पाचन की होती है, तो हम पाचन को थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए पाचन को और पढ़ते हैं मेरे बच्चों। पाचन क्या होता है सर? पाचन क्या होता है? पाचन होता है बेटा डाइजेशन। पाचन बेटा होता है डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन होता है। तो बेटा पाचन पढ़ने के लिए हमें सर्वप्रथम पाचन तंत्र पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा? पाचन तंत्र। ये सर पाचन तंत्र क्या होता है ये मैं पहली बार सुन रहा हूं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र पढ़ेंगे हम बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे सर। डाइजेस्टिव सिस्टम, हाँ बिल्कुल बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, पाचन पढ़ेंगे, पाचन तंत्र पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। क्या पढ़ेंगे अब प्रिय साथियों? पाचन तंत्र पढ़ेंगे। पाचन तंत्र को पढ़िए बेटा। पाचन तंत्र को मैं आपको बहुत ही अच्छे से बता देता हूँ। पाचन तंत्र को बेटा दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में बेटा विभाजित किया गया है? दो भागों में। पहला भाग है बेटा उसे हम बोलते हैं आहार नाल। क्या बोलते हैं? आहार नाल। आहार नाल बोलते हैं बेटा। दूसरा भाग है उन्हें बोलते हैं हम पाचक ग्रंथियां। उन्हें हम बेटा क्या बोलते हैं? पाचक ग्रंथियां। पहले को हम बोलेंगे आहार नाल, दूसरे को बोलते हैं बेटा पाचक ग्रंथियां। चलिए आहार नाल के कितने भाग होते हैं? आहार नाल के भागों को देखिए। पहले आता है बेटा मुख गुहा। ज्यादा नहीं बताऊंगा तो मैं सिंपल बता दूंगा, मुख या मुख गुहा। उसके बाद है आपकी भोजन नली बेटा, भोजन नली। फिर आप बोल सकते हो आमाशय है, आमाशय है प्रिय साथियों। उसके बाद बेटा आपकी छोटी आंत है। उसके बाद आपकी बेटा बड़ी आंत है, बड़ी आंत है बच्चों। उसके बाद बच्चों बड़ी आंत है। बड़ी आंत के बाद बेटा मलाशय है और उसके बाद बेटा आपका गुदा है। ये आपके हो गए आहार नाल के हिस्से बेटा। इसके बाद बेटा है पाचक ग्रंथियां। पहले हम लिखेंगे लार ग्रंथियां, साइड हो जाता हूं मैं, लार ग्रंथियां। उसके बाद है बेटा जठर ग्रंथियां। उसके बाद है बेटा यकृत। उसके बाद है बेटा अग्नाशय। आशा करता हूं बेटा आहार नाल की आपको पाचक तंत्र की आपको दोनों की दोनों भाग समझ में आ गए होंगे। पहले भाग को कहते हैं आहार नाल, दूसरा भाग है पाचक ग्रंथियां। पहले बेटा भोजन मुख में प्रवेश करेगा, मुख से हमारे पहले भोजन बेटा मुंह में प्रवेश करेगा, मुंह से यहाँ जाएगा बेटा, यहाँ ग्रास नली में होते हुए बेटा, ग्रास नली के बाद यानी ऐसे भोजन में होते हुए, भोजन नली में होते हुए पहुंच जाएगा हमारे, कहाँ पहुंच जाएगा बेटा? हमारे पेट में पहुंच जाएगा, यानी आमाशय में पहुंच जाएगा। आमाशय से निकलते ही छोटी आंत में पहुंच जाएगा और छोटी आंत से बेटा निकलेगा तो बड़ी आंत में पहुंचेगा। बड़ी आंत से मलाशय में गुदे में इकट्ठे, गुदे के द्वारा बाहर हो जाता है, मलाशय में इकट्ठा होता रहता है मल, ठीक है बच्चों। और इनके द्वारा जो भोजन इन सभी में पहुंच रहा है, यहाँ पे भोजन पचते हुए जा रहा है, पचते हुए भोजन जा रहा है। तो जब भोजन पचते हुए जा रहा है तो बेटा इन भोजन को पचाने के लिए पाचक ग्रंथियां हेल्प करेंगी। जहां से लार निकाली जाएगी, लार ग्रंथियों से जठर रस निकाला जाएगा, ऐसे यकृत से निकाला जाएगा और अग्नाशय से। हर एक अपना जूस निकालता है और भोजन को पचाने में मदद करता है बच्चों, ठीक है। चलिए अब मैं तुम्हें एक चित्र के माध्यम से समझाता हूं। तो बेटा मैं चित्र ले लूं, मैंने आपके लिए ये सब ही रहेगा चित्र में, बस और कुछ नहीं रहेगा। तो मैं एक चित्र लगा देता हूं, जिसे इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिए बेटा अब देखो बेटा मैं चित्र तुम्हारे लिए चित्र लगा देता हूं। दिख रहा है क्या बेटा? चलिए बेटा देखिए मैंने आपको लिखा है मुख और मुख गुहा।
तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, रेड ले लूं आपकी पेन। यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे आपका मुंह होता है। ये क्या होता है बेटा, मुंह होता है, ये आपका मुंह। इसे हम मुंह या मुख गुहा बोलते हैं। इसे हम बेटा मुख गुहा बोलते हैं, मुख गुहा। समझ में आ गई बेटा बात। ये हमारी जीभ होती है, आगे यहाँ पे जीभ होती है बेटा, जीभ क्या होती है बेटा, जीभ होती है। इसके बाद इसे बेटा ग्रसिका बोला जाता है, इसे भोजन नली बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है, भोजन नली। ठीक है बेटा, क्या बोला जाता है बेटा, भोजन नली। भोजन नली के बाद बेटा ये होता है हमारा आमाशय। क्या होता है बेटा, आमाशय। ये हमारा आमाशय है जिसकी आकृति जे के समान है बेटा, ये हमारा आमाशय। आमाशय पढ़ेंगे तो सब आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, ये हमारा है बेटा पित्ताशय। ये हमारा क्या है, पित्ताशय। और ये पित्ताशय से एक लाइन निकल के गई है, इसे हम बोलेंगे पित्त की नली। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं बेटा, पित्त की नली। पित्ताशय से एक नली निकल के गई है, पित्ताशय से बेटा एक नली निकल के गई है जिसे हम पित्त नली बोलते हैं बेटा। ठीक है, और ये हमारा जो आकृति दिख रही है इतनी बड़ी सी, ये हमारी बड़ी बड़ी आकृति जो आपको नजर आ रही है, ये हमारी बेटा बड़ी बड़ी आकृति जो आपको नजर आ रही है, ये हमारा यकृत है। ठीक है बेटा, और ये हमारा आमाशय। आमाशय के जस्ट नीचे ये वाली आकृति जो आपको नजर आ रही है बेटा, उसे हम अग्नाशय बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बच्चों, अग्नाशय बोलते हैं। अग्नाशय के बाद बेटा ये जो आपको कुंडली युक्त संरचना अंदर की तरफ दिख रही है ना बेटा, उसे हम बोलते हैं छोटी आंत यानी क्षुद्रांत्र। तो मैं इसे लिख सकता हूं, छोटी आंत लिख सकता हूं बेटा। क्या लिख सकता हूं, छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत। छोटी आंत के बाद ये है बेटा अपनी बड़ी आंत या बृहदांत्र बोल सकते हैं, बड़ी आंत बेटा, या फिर बोल सकते हैं बृहदांत्र। इसके बाद है बेटा यहाँ पे होता है मलाशय, और ये है अपना गुदा बेटा। बताइए बच्चों, इसे गुदा द्वार बोलते हैं। ठीक है, और ये है परिशेषिका। ठीक है बेटा, ये परिशेषिका है, ये परिशेषिका हो गई। ठीक है, बताइए बच्चों इतनी चीज आपको क्लियर हुई क्या? क्या चित्र के माध्यम से आप मुख गुहा, भोजन नली हो गई, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा। पहले का देखना, मुख हो गया बेटा आपका, भोजन नली हो गई, आमाशय हो गया। ठीक है, उसके बाद छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई, मलाशय, गुदा, सब चीज हो गई क्लियर। इसके बाद है पाचन ग्रंथियां, जिसमें लाल ग्रंथियां तो बेटा लाल ग्रंथि मुंह में पाई जाती है, इसे हम लाल ग्रंथि बोलते हैं। जठर ग्रंथि है बेटा, यहाँ पे जठर ग्रंथि है, पीठ तो उसे जठर ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद यकृत वगैरह से, उसके बाद अपना यकृत है, तो यकृत बेटा ये रहा, अभी अपन ने पढ़ा था, ये रहा यकृत, लिवर ये रहा आपका। इसके बाद है बेटा अग्नाशय, तो अग्नाशय आपका ये। बताइए क्या इस चीज को समझने में कोई परेशानी हुई? नहीं हुई सर, ऐसे ही नहीं होगी। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं अपन। ठीक है, चलिए बेटा आगे चलिए। चलो आगे क्या है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, आगे मैंने आपको सबसे पहले है ना, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले मैंने बताया था आपको आहार नाल। पाचन तंत्र का पहला हिस्सा आहार नाल बताया था, तो अपन पहले आहार नाल को पढ़ेंगे और आहार नाल के साथ साथ ही आपकी पाचन ग्रंथियां क्लियर होती जाएंगी बेटा। ठीक है, पढ़ेंगे आहार नाल को, आहार नाल के साथ ही आपकी बेटा पाचन ग्रंथियां एकदम क्लियर होती चलेंगी। ठीक है, ठीक है मित्रों, चलिएगा बच्चों। तो सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है बेटा, आहार नाल। क्या पढ़ना है, आहार नाल बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं इसे इंग्लिश में, बट हिंदी मीडियम चल रहा है ना, तो अपन हिंदी मीडियम में ही बात करेंगे। आहार नाल की बेटा ये लंबाई जो है ना, हमारे आहार नाल की लंबाई जो है वो 30 से 33 फीट होती है, 30 से 33 फीट होती है। अब देखो हमारा शरीर कितना छोटा है, 5-6 फुट का, बस इतने से ज्यादा नहीं, 5 से 6 फीट का शरीर है। लेकिन शरीर के अंदर उपस्थित बेटा मुंह से लेकर के यहाँ से और पेट हो गया आपका, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सभी की लंबाई वो 30 फुट तक होती है बेटा। कितनी होती है, 30 फुट तक होती है इन सभी की लंबाई। तो बताइए मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को ये चीज समझ में आ गई कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है बेटा? तो आहार नाल की लंबाई होती है मेरे प्रिय मित्रों, आहार नाल की लंबाई होती है 30 फीट। ठीक है, 30 से 33 फीट बेटा। आहार नाल जो है ना, आहार नाल का आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग क्या होता है सर? सबसे चौड़ा भाग आहार नाल का बेटा, आहार नाल का बेटा सबसे चौड़ा भाग, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग बेटा आमाशय होता है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग आमाशय होता है। आहार नाल का बेटा सबसे लंबा भाग जो है, सबसे लंबा भाग जो है आहार नाल का, वो हमारी छोटी आंत होती है। छोटी आंत सबसे लंबी छोटी आंत होती है।
बताइए मेरे प्रिय साथियों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसलिए मैंने लिख दिया, लेकिन हम सभी को पढ़ेंगे तो सब चीज क्लियर करते चलेंगे, इन दोनों को दोबारा से भी पढ़ना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, आहार काल में सबसे पहले दिया हुआ था हमारा मुख और मुख गुहा। बताइए मेरे प्रिय साथियों, मुख और मुख गुहा दिया था क्या? मुख और मुख गुहा दिया था कि नहीं, ये बताओ। मुख और मुख गुहा आपको दिया था या नहीं, ये बताओ सबसे पहले। यह सब मुख और मुख गुहा दिया था, ये आपने नोट कर लिया होगा मेरे प्रिय साथियों, और आपको मैं आशा करता हूं बच्चों आप सभी को बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका आहार नाल हो गया, आहार नाल की ये सब सारी चीजें हो गई। इसके बाद आहार नाल में पहला हिस्सा दिया हुआ था बेटा मुख और मुख गुहा के बारे में बात करें। बेटा मुख और मुख गुहा की बात करेंगे तो मुख में क्या होता है बेटा, ये है हमारा मुंह, ये बेटा क्या है, ये है हमारा मुंह, और ये अंदर क्या है बेटा, ये इसे बोलते हैं बेटा मुख गुहा, खाली स्थान, खाली स्थान है मुंह के अंदर, ये इसे हम मुख गुहा कहेंगे बेटा। ठीक है, तो हमारा बेटा हमारा जो हमारे भोजन का पाचन जो है, हमारे भोजन का पाचन, हमारे भोजन का पाचन बेटा मुख से शुरू हो जाता है। मुख से क्या होता है, मुख से शुरू होता है, क्योंकि हम भोजन को काट चीड़ फाड़ रहे हैं ना, तो ये काटना चीड़ना फाड़ना बेटा मुख से शुरू हो जाता है। भोजन का पाचन, भोजन को काटना चीड़ना फाड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना, मुंह में उपस्थित दांत करते हैं, और जीभ का काम होता है लाल मिलाना। ठीक है बेटा, और भोजन का स्वाद भी पहचानती है जीभ। इस प्रकार पाचन मुख से शुरू हो जाता है बेटा। हमारे भोजन का पाचन बेटा कहां से शुरू हो जाता है, मुख से शुरू हो जाता है। भोजन का पाचन मुख से शुरू हो जाता है, और मुंह में कौन सा ऐसा कौन सा पोषक तत्व है बेटा जो मुंह में पचता है। देखो पोषक तत्व, पचने वाले पोषक तत्व जो हैं, वैसे तो मैंने तुम्हें पोषक तत्व बताए हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट हो गया अपना, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है बेटा, अपना वसा हो गया, अपनी प्रोटीन हो गई, अपनी विटामिन हो गई, विटामिन हो गए, अपने विटामिन हो गए, और अपने खनिज बेटा, ये खनिज हो गया। तो मैं तुम्हें बताऊं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, वसा का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, विटामिन का पाचन नहीं होता, खनिज का पाचन नहीं होता। अगर जल को भी आप लेना चाहो तो जल का भी पाचन बेटा नहीं होता। इन तीनों चीजों का पाचन होता है भोजन में, ये तीनों ही चीज उपस्थित होती हैं, और इन तीनों भोजन में बेटा ये भी होता है, ये भी होता है, ये वो, इनका पाचन नहीं होता, इनका अवशोषण हो जाता है बेटा सीधे ही। लेकिन ये जो है इनका क्या होता है, इनका पाचन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन सर्वप्रथम मुंह से शुरू होता है, मुख से शुरू होता है बेटा कार्बोहाइड्रेट का पाचन। किसका पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है मुख से। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है, और बेटा यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का बेटा आंशिक पाचन होता है। आंशिक पाचन का मतलब है आधा अधूरा पाचन, पूर्ण रूप से कार्बोहाइड्रेट नहीं पचता है, आधा अधूरा कार्बोहाइड्रेट पचता है। ठीक है बच्चों, बताइए हमारा ये मुंह जो है ना बेटा, इस मुंह में जैसे ही हमने कोई भोजन ग्रहण किया तो उस भोजन में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाएगा, और कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन होगा, कार्बोहाइड्रेट पूर्ण रूप से नहीं पचेगा। तो सर पूर्ण रूप से कहां पचेगा, पूर्ण रूप से वो अपन आगे पढ़ते पढ़ते समझ लेंगे। ठीक है मेरे प्रिय साथियों, यहाँ पे बेटा आंशिक पाचन होता है भोजन का। अब मान के चलिए बेटा यहाँ पे मुंह में हमने भोजन खा लिया, और भोजन एक लुगदी टाइप में बन गया। लुगदी टाइप मतलब उसमें लार मिल चुकी है, भोजन के बहुत सारे टुकड़े हो चुके हैं, भोजन पिस चुका है दांतों के माध्यम से, और उसमें लार मिलके वो एक चिपचिपा और हो गया है। ठीक है, भोजन कैसा हो गया, चिपचिपा, जो ठोस पदार्थ रोटी हुआ करती थी वो बहुत ही चिपचिपी और बहुत ही मुलायम सॉफ्ट हो गई है, और उसे जैसे ही हम अपने इसके माध्यम से, ग्रास नली के माध्यम से अंदर की ओर निकलेंगे, जैसे मैंने एक भोजन रोटी का टुकड़ा लिया और सब्जी में लेके ऐसे जैसे मैं खा रहा हूं उसे, तो उसे मैं क्या बोलूंगा, रोटी सब्जी। जैसे ही मैं उसे घुमा घुमा के खा लूंगा, खाने के बाद उसे यहाँ पे निगलने वाला होगा, तो जो अंदर की ओर मुंह में चबा हुआ भोजन जो है, मुंह में जो भोजन चबाते हैं, उस चबे हुए भोजन को हम अंदर की ओर निगलते हैं, उस भोजन को बेटा, उस भोजन को बोलस बोलते हैं। उस भोजन को क्या बोलते हैं बेटा, बोलस बोलते हैं।
बताइए बच्चों, इतनी चीज समझ में आ गई। उस भोजन को मेरे प्रिय साथियों, उस भोजन को मेरे प्रिय स्टूडेंट्स बोलस बोलते हैं। बताइए मेरे प्रिय साथियों, आपको बोलस समझ में आ गया और आपको ये समझ में आ गया कि मुख से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है मेरे प्रिय बच्चों, चलिए आगे चले अपन। इसे मैं ऊपर कर दूं, समझ में आ गया होगा। चलो ऊपर जब अपन जाते हैं तो उसके बाद समझिए बेटा, हमारा मुख और मुख गुहा जो है, हमारा मुख है ना, ये मुख, इस मुख में बेटा तीन चीजें पाई जाती हैं। इस मुख में बेटा कितनी चीजें पाई जाती हैं? तीन चीजें पाई जाती हैं। एक को बोलते हैं बेटा हम लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां बेटा, या फिर लाला ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्रिय बच्चों? लाला ग्रंथि। इसके बाद है बेटा दांत, और है बेटा जीभ। क्या है मेरे प्रिय बच्चों? जीभ। तो बताइए, जीभ है, दांत है और लार है। लार लार ग्रंथियों से निकलती है, इसलिए मैंने लारीय ग्रंथि लिख दिया बेटा। ठीक है, तो क्या क्या है हमारे शरीर, हमारे मुंह के अंदर क्या क्या है? देखो भाई, जीभ है, दांत है और लारीय ग्रंथियां हैं जिनसे लार निकल रही है तुम्हारे मुंह के अंदर। ठीक है, ये तीन चीजें हमारे मुंह के अंदर है, तो हमें इन तीनों चीजों को एक एक करके बच्चों पढ़ेंगे। चलिए, और आपको ऊपर का सारा जो भी मैंने समझाया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद बच्चों मैं आपके लिए अब लार और लार ग्रंथियों को समझाने का प्रयास करूंगा। लार ग्रंथियां या फिर लारीय ग्रंथि लिख देता हूं। लारीय ग्रंथियां बेटा, जैसे मुंह जो है ना, अपना जो मुंह है ना, उस मुंह के कितने हिस्से थे बेटा? उस मुंह के तो सर क्या नाम है, उस मुंह के तो बहुत हिस्से थे सर उस मुंह के जो हिस्से हैं ना सर, आपने तीन बताए थे कि मुंह में क्या क्या पाया जा रहा है, क्या क्या पाया जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार लारीय ग्रंथियां में बेटा तीन प्रकार की होती हैं। लारीय ग्रंथियां मेरे प्रिय बच्चों कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की। सर ये क्या कर रहे हो? अरे भैया देखते चलो क्या कर रहे हैं। पहली लारीय ग्रंथि जो है मेरे बच्चों, इसे हम बोलते हैं पैरोटिड। क्या बोलते हैं? सभी बच्चे याद रखेंगे, पैरोटिड। पैरोटिड यही लिख दिया मैंने, इतना ही आप जोड़ लेना, पैरोटिड लारीय ग्रंथियां। ठीक है, दूसरे नंबर की होती है हमारी बेटा सबलिंगुअल। दूसरे नंबर की ऐसा कुछ नहीं है कि इन्हें लाइन से ही बोलेंगे, चाहे जैसे लिख लो। दूसरी होती है बेटा अपनी सबलिंगुअल, सबलिंगुअल लारीय ग्रंथि। और बेटा अपनी तीसरी क्या होती है? तीसरी होती है सबमैंडिब्यूलर। चलिए बच्चों, आपको समझ में आ गया। एक होता है मेरे प्रिय स्टूडेंट पैरोटिड, एक होता है सबलिंगुअल लारीय ग्रंथि, एक होती है अपनी पैरोटिड लारीय ग्रंथि। बताइए बच्चों, आपको समझ में आ गया क्या? एक होती है पैरोटिड लारीय ग्रंथि, दूसरी सबलिंगुअल लारीय ग्रंथि और तीसरी होती है सबमैंडिब्यूलर लारीय ग्रंथि। ठीक, बताइए बच्चों, समझ में आ गया आपको इतना? चलिए मैं एक चीज और बता देता हूं आपको यहाँ पे, कि जो लार जो होती है ना, लारीय ग्रंथि क्या कार्य करती है बेटा? लार निकालती है। क्या निकालती है? लार निकालती है। लारीय ग्रंथि क्या करती है? लार निकालती है। क्या करती है बच्चों? लार निकालती है। तो लार निकालती है बेटा, तो लार निकालती है लारीय ग्रंथियां। ठीक है बेटा, कितनी लार निकालती है बच्चों? तो एक से बेटा 1 से 1.5 लीटर पर डे। ठीक है बेटा, 1 से 1.5 लीटर पर डे निकालती है। पर डे 1 से 1.5 लीटर लार हमारे मुंह के अंदर निकलती है। और बेटा एक मोस्ट पॉइंट याद रखो कि लार का सर पीएच मान कितना होता है? तो बेटा लार का पीएच मान 6.8 होता है। ये दोनों चीज याद रख लो। ठीक है, लार का पीएच मान 6.8 होता है और प्रतिदिन लार 1 से 1.5 लीटर। ठीक है बच्चों, चलिए अब पैरोटिड लारीय ग्रंथियां जो है ना मेरे बच्चों, पैरोटिड लारीय ग्रंथियां क्या होती हैं? पैरोटिड लारीय ग्रंथियां जो हैं वो सबसे छोटी लारीय ग्रंथि है, सॉरी सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि है। कैसी है? सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि होती है बेटा। और इसका स्थान जो होता है ना बच्चों, इसका स्थान जो है, इसका स्थान होता है कान के पास। कहां होता है? कान के
पास बच्चों, कान के पास। तो सबसे बड़ी लारीय ग्रंथियां होती हैं और कान के पास बेटा, कान के पास, यहाँ पे ध्यान से देखो, कान के पास इनका क्या होता है, स्थान होता है लारीय ग्रंथियों का। कहां पे होता है, कान के पास इन पैरोटिड लारीय ग्रंथियों का स्थान होता है बच्चों। बताइए समझ में आ गई बात। मैं छोटी छोटी चीज आपको बता रहा हूं। ये सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि होती है, इसका स्थान कान के पास होता है बच्चों, ठीक है। इसके बाद है सबलिंगुअल लारीय ग्रंथि। ये बेटा सबसे छोटी लारीय ग्रंथि होती है, सबसे छोटी लारीय ग्रंथि। ये बेटा सबसे छोटी लारीय ग्रंथि होती है और इसका स्थान जो है ना, इसका स्थान बेटा जीभ के नीचे होता है, जीभ के नीचे, जीभ के नीचे। आप ऐसे करो, ऐसे करो, जीभ के नीचे से क्या है, लार निकल रही होगी। करके देखो एक बार, करना सब, ऐसे करो तो जीभ के नीचे से लार निकल रही होगी, ठीक है। स्थान कहां होता है बेटा, जीभ के नीचे आपका स्थान होता है इस वाली लारीय ग्रंथि का, ठीक है। और आखिरी है बेटा सबमैंडिबुलर लारीय ग्रंथि। ये बेटा 60 से 70% बेटा 60 से 70% लार, 60 से 70% लार बनाती है। ये 60 से 70% लार बनाती है, ठीक है बच्चों। ये 60 से 70% लार बनाती है। और दूसरा पॉइंट आप लिखोगे इसमें, ये लारीय ग्रंथियों का स्थान जो है ना बच्चों, इन लारीय ग्रंथियों का स्थान जो है, इन लारीय ग्रंथियों का स्थान बेटा होता है जबड़े के यहाँ। कहां होता है, या जबड़े के नीचे, जबड़े के नीचे, या जबड़े के नीचे या पास, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जबड़ा है तुम्हारा, ये यहाँ पे बेटा इन जबड़े के नीचे से आप 24x7 आप देखोगे कि लार निकल रही है। 24x7 आप क्या देखोगे, लार निकल रही है। चलिए बच्चों, सबमैंडिबुलर लारीय ग्रंथियां, ये सबमैंडिबुलर लारीय ग्रंथियां 60 से 70% लार बनाती हैं। सर 30 यानी 30 से 40% लार बनाने का कार्य कौन सी ग्रंथियां करती हैं, तो वो पैरोटिड और बेटा सबलिंगुअल, ये दोनों लारीय ग्रंथियां जो होती हैं वो 30 से बेटा 40%, 30 से 40% लार बनाने का कार्य करती है। बेटा आशा करता हूं कि आप सभी को लारीय ग्रंथियां बड़े ही अच्छे से समझ में, चलो मेरे प्रिय साथियों, आपको लारीय ग्रंथियां बहुत ही अच्छे समझ में आ गई होंगी। एकदम से इसे नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बच्चों, अब हम आगे की तरफ बात करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक बार इसे और समझा देता हूं। लारीय ग्रंथियां क्या होती है बेटा, लारीय ग्रंथियां तीन प्रकार की होती है। एक होती है पैरोटिड, एक होती है सबलिंगुअल, एक होती है सबमैंडिबुलर। पैरोटिड लारीय ग्रंथियां सबसे बड़ी लारीय ग्रंथियां होती है, स्थान कान के नीचे होता है बेटा यहाँ, ठीक है। उसके बाद सबलिंगुअल लारीय ग्रंथि सबसे छोटी लारीय ग्रंथि होती है, इसका स्थान जीभ के नीचे होता है। ये 30 से, ये दोनों मिलकर 30 से 40% लार बनाती है। सबमैंडिबुलर लारीय ग्रंथियां, इसकी तीसरी लारीय ग्रंथियां 60 से 70% लार बनाने का कार्य करती है। इसका स्थान जो है बेटा वो जबड़े के नीचे होता है। चलिए, आशा करता हूं बेटा समझ पाए होंगे आप। चलिए, इसके बाद है बेटा, इसके बाद अपनी कौन सी, हाँ जो लार है ना बेटा, लार, लार में बेटा दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लार, एक और चीज, लार किस किस का मिश्रण होता है, पानी यानी जल और खनिज, जल और खनिज दोनों से मिलके क्या बनती है, अपनी लार बनती है। लार में बेटा दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लार में बेटा कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, लार में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं टायलिन, पहला है टायलिन, इसे बेटा एमाइलेज भी बोलते हैं, ऐसे मैं लिख देता हूं, एमाइलेज, ठीक है प्रिय स्टूडेंट्स, एमाइलेज भी बोलते हैं। और दूसरा है अपना लाइसोजाइम, लाइसोजाइम बच्चों, लाइसोजाइम, यह है टायलिन या फिर एमाइलेज। चलिए बच्चों, अब ये बताइए टायलिन या एमाइलेज का कार्य क्या होता है। ये हमारे भोजन में जैसे ही ग्लूकोज, क्या नाम है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा था तो स्टार्च बन रहा था, तो स्टार्च को क्या करेगा, ये कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च को ये माल्टोज में बदलेगा बेटा। किस में बदलेगा, माल्टोज। देखो ये बेटा स्टार्च को बेटा, ये मेरे प्रिय साथियों स्टार्च को किस में बदलेगा,
माल्टोज में बदलेगा। स्टार्च को बेटा किस में बदलेगा? माल्टोज में। और यहाँ पे ये एंजाइम भाग लेता है टाइलिन। कोई भी एंजाइम बेटा भाग लेगा तभी हमारी ये रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसे बेटा हम रासायनिक अभिक्रिया भी बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है वो आप 10th क्लास में पढ़ोगे, पर थोड़ा मैं बता देता हूँ। स्टार्च को माल्टोज में बदल दिया, माल्टोज को हम वापस स्टार्च में नहीं बदल सकते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई। एक भौतिक अभिक्रिया होती है, जैसे पानी से बेटा बर्फ जम जाएगा, बर्फ से पानी हो जाएगा, इन दोनों को चेंज कर सकते हैं, उसे भौतिक अभिक्रिया, और इन्हें चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं मेरे प्रिय। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। इसके बाद है लाइसोजाइम का क्या कार्य होता है मेरे प्रिय स्टूडेंट। लाइसोजाइम क्या करेगा? ये भोजन के साथ बेटा, जो भोजन है ना, उनके साथ जो सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, सूक्ष्म जीव, भोजन के साथ जो बेटा सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, उन सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। क्या करता है? उन सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है, या फिर उन सूक्ष्म जीवों को बेटा निष्क्रिय कर देता है, निष्क्रिय, या उन सूक्ष्म जीवों को कैसा कर देता है मेरे भाई, या फिर उन सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय कर देता है। मुझे पता है आप सभी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट हैं, इसलिए इन सभी को बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो सूक्ष्म जीव जो है भोजन, सूक्ष्म जीव भोजन के साथ जो सूक्ष्म जीव आते हैं, उन सूक्ष्म जीवों को ये नष्ट कर देता है या निष्क्रिय कर देता है। एक आपको बेटा फैक्ट की बात बताता हूं, उसे बड़े ध्यान से समझोगे। फैक्ट क्या है? एक ये है कि जो लाइसोजाइम है ना बेटा, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम जो है ना, वो आपके आंसू, आपके आंसू और पसीने, आपके आंसू और पसीने दोनों में पाया जाता है। आपके आंसू और पसीने दोनों में क्या पाया जाता है बेटा? लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है आपके आंसू में और पसीने में। इससे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, यहाँ पे देखो, गौर से देखोगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक चीज बताई थी, लाइसोजाइम, क्या बताया था मैंने? हाँ, ये पीएच मान बताया था मैंने। पीएच मान 6.8 होता है, वो इसी इन्हीं की वजह से होता है, क्योंकि इनका जो है ना, इनका स्वाद बेटा, इनका स्वाद जो है थोड़ा थोड़ा नमकीन सा होता है। ठीक है, इनका स्वाद, आंसू पसीने का स्वाद कैसा होता है? थोड़ा थोड़ा नमकीन सा होता है। बताइए मेरे प्रिय स्टूडेंट, आपको ये समझ? हेलो, बताओ। चलो, मुझे लगता है आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया। मैंने अब कुछ नहीं बताया आपको। लार बताइए, लार पानी और खनिज दोनों का मिश्रण है। लार भैया, लार में दो प्रकार के एंजाइम होते हैं, एक टाइलिन होता है, एक एमाइलेज होता है, दूसरा होता है लाइसोजाइम। ठीक है, टाइलिन एमाइलेज एक ही बात है। टाइलिन का काम क्या होता है? स्टार्च को माइल्टोज में बदलता है। ठीक है, और लाइसोजाइम का कार्य क्या होता है? भोजन के साथ आए हुए सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है या निष्क्रिय कर देता है। ठीक है, और ये लाइसोजाइम जो है वो आंसू और पसीने में भी पाया जाता है बच्चों। इसके बाद ये हमारा मुंह की बात हो गई। ये हमारे किसकी बात हो गई मेरे बच्चों? ये हमारे मुंह की बात हो गई। ठीक है, मुंह में अभी हमने क्या पढ़ा था? केवल लारीय ग्रंथियां पढ़ी हैं। लारीय ग्रंथियां 3 प्रकार की, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। इसके बाद मैंने आपको लार पढ़ाई है। ठीक है, लारीय ग्रंथियों से बेटा लारी तो निकलेगी, तो लार पढ़ाई है। लार में दो एंजाइम होते हैं, टाइलिन और एमाइलेज। इस लार के बाद बेटा अपन जीव पढ़ेंगे। जीव क्या होती है? चलिए बच्चों, जीव क्या होती है तो मैं इसके बाद जीव पढ़ता हूं। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ जाते हैं। जीव क्या होती है बच्चों? जीव क्या होती है, एक बार जीव और देख लेते हैं। जीव बेटा आपकी टंग। ठीक है बच्चों, जीव क्या होती है? तो जीव के पहले तो आपको मैं जीव बना देता हूं यहां बेटा। जीव को इस प्रकार होती है जीव। ठीक है बेटा, जीव आपकी कुछ इस प्रकार से होती है। थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, जीव आपकी कुछ इस प्रकार होती है, इसे मैं बाद में बताऊंगा, पहले यहां समझो। जीव के बारे में बेटा अध्ययन करना, जीव के बारे में स्टडी करना, जीव के बारे में पढ़ाई करना, जीव के बारे में पढ़ाई करना बेटा आपका ग्लोसोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे बच्चों? ग्लोसोलॉजी कहलाता है जीव के बारे में अध्ययन करना। ठीक है बच्चों,
जीव का बेटा कार्य क्या होता है? जीव का कार्य क्या होता है बेटा? बेटा स्वाद पहचानती है। क्या करती है? स्वाद कैसा है, खट्टा है, नमकीन है, मिर्चीदार है या कैसा है, ठीक है, तो स्वाद पहचानती है। इसमें बेटा जीव में स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। स्वाद कलिकाएं बेटा पाई जाती हैं। ये बेटा आपकी 2000 से लेकर के 8000 तक स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं बच्चों, ठीक है बेटा। जीव के बारे में अध्ययन करना बेटा ग्लोसोलॉजी कहलाता है, ठीक है। आप अगर मुख्य रूप से जीव के ऊपर स्टडी कर रहे हो, जीव को ही पढ़ रहे हो, तो आपको ग्लोसोलॉजिस्ट बोला जाएगा। और जीव के बारे में अध्ययन करना बेटा ग्लोसोलॉजी होता है, ठीक है प्रिय स्टूडेंट। इसके बाद इसका कार्य क्या होता है बेटा? ये स्वाद को पहचानती है और भोजन के साथ बेटा क्या मिलाती है? लार मिलाती है। भोजन के साथ लार मिलाती है और स्वाद पहचानती है। स्वाद कलिकाएं 2000 से 8000 यानी कि 2000 से 8000 तक होती हैं बेटा। लड़के और लड़की, लड़की और लड़का, इन दोनों में स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन बेटा लड़कियों में ज्यादा और लड़कों में कम होती है। इसलिए पहचान नमक कम है इसमें या मिर्ची ज्यादा। लड़कियों में स्वाद कलिकाएं बेटा लड़कों की अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है बेटा। अब चलिए मैं आपको ये टंग दिखाता हूं, इसमें क्या होता है, ठीक है बेटा। चलिए बेटा मैं आपको, मुझे आशा है आप सभी से कि आप सभी बहुत ही मन लगाकर पढ़ रहे हो मेरे बच्चों। बस आप इसी प्रकार से पढ़ते रहिए और हम आपके लिए हर बार कुछ ना कुछ नया लेके आते ही रहेंगे, ठीक है बच्चों। हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ मेरे बच्चों आपके लिए हम नया लाते ही रहेंगे। तुमसे ज्यादा मेहनत करेंगे हम। अब देखते हैं कौन मेहनत करता है, बच्चे मेहनत करते हैं या बच्चों की टीचर। देखते हैं अब कौन मेहनत ज्यादा करता है भाई। अब इसी चीज की शर्त हो जाए हमारे और तुम्हारे लिए कि कौन ज्यादा मेहनत करेगा। सर कल की क्लास में बोल रहे थे कि सर आप ज्यादा मेहनत करोगे हमसे, तो अब सर देख ही लेते हैं कि कौन ज्यादा मेहनत करेगा। ये बात आप कल कहोगे कि सर आप कल की क्लास में बोल रहे थे कि टीचर और बच्चों में से कौन ज्यादा मेहनत करता है। तो अपन दोनों की भाई शर्त लग जाती है। मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं तुमसे ज्यादा मेहनत करूंगा। अगर तुम में हिम्मत है तो हमें हराओ बेटा, ठीक है। अगर बेटा तुम हरा सकते हो मुझे तो आप हराइए, ठीक है बेटा। आप यदि हमें हरा सकते हो बच्चों तो आप हमको हराइए और अपने प्रश्न पूछा करो बेटा, ठीक है। अपने प्रश्न बेटा पूछा करो बढ़िया से। अपने प्रश्न बेटा बढ़िया से पूछा करो। चलो बेटा ये आपका जीव का चित्र बनके तैयार हो चुका है। ये आपका जीव का चित्र बनके तैयार हो चुका है। यहाँ पे बेटा, यहाँ पे सबसे पहले कौन सा स्वाद चखेगी जीव? यहाँ पे चखती है मीठा। और बेटा आपके ये दोनों भाग है, यहाँ पे कौन सा है बेटा? यहाँ पे है खट्टा। और बेटा ये दोनों भाग है आपके, ये कौन से? यहाँ पे है नमकीन। नमकीन चखती है। और यहाँ ये आखिरी भाग हो गया, ये हो गया बेटा कड़वा। तो बताइए बेटा जीव समझ में आ गई क्या? जीव का क्या कार्य होता है बेटा? जीव जो है वो अध्ययन, जीव का अध्ययन बेटा ग्लोसोलॉजी कहलाता है। कार्य स्वाद पहचानना और उस भोजन के साथ लार मिलाना। स्वाद कलिकाएं 2000 से 8000 होती हैं। लड़की में स्वाद कलिकाएं लड़कों की अपेक्षा अधिक होती है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका चित्र है, इसमें जो है ना यहाँ पे मीठा भाग चखेगा, इन दोनों पे खट्टा, और यहाँ पे ये किनारों पर जो भाग होगा वो खट्टा और नमकीन होगा। पहले वाले किनारों पे जो भाग होगा बेटा उससे हम खट्टा, दूसरे किनारों पर नमकीन, और एंड आखिरी में जो है कड़वा भाग होता है, ठीक है। कड़वा चखता है। बताइए बच्चों आपको जीव, चलिए बच्चों आपको जीव बहुत ही अच्छे समझ में आ गई होगी। एक बार मैं आपको दोबारा से रिवीजन करवा देता हूं कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है बेटा। उससे पहले का जो है मुझसे निकल गया है,
लेकिन आप पढ़िए, मैंने आपको न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ाया है, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, मानवों में पोषण, अमीबा में पोषण और रूमिनेंट्स में पोषण, इनकी बात की थी। सबसे पहले मैंने आपका मानवों में पोषण उठा लिया। मानवों में पोषण जो उठाया है ना बेटा, मानवों में पोषण उठा लिया मैंने आपका। सबसे पहले क्या उठाया था मैंने, मानवों में पोषण। तो पोषण का अर्थ होता है बेटा कि जो भी भोजन सजीवों द्वारा खाया जा रहा है, उस भोजन से हमें जो भी पोषक तत्व प्राप्त हो रहे हैं बेटा, उन पोषक तत्वों का शरीर के द्वारा उपयोग किया जाना ही हमारा पोषण कहलाता है। ठीक है बेटा। और पोषण हमारा कितने चरणों में कंप्लीट होता है, मैंने ये भी बताया आपको। पोषण हमारा 5 चरणों में कंप्लीट होता है। अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन। अंतःग्रहण भोजन को मुख से अंदर की ओर निगलना ही अंतःग्रहण कहलाता है। पाचन जटिल एवं अघुलनशील खाद्य पदार्थों को सरल एवं घुलनशील खाद्य पदार्थों में बेटा बदलना क्या कहलाता है, अवशोषण, पाचन कहलाता है। और बेटा सरल एवं घुलनशील खाद्य पदार्थों को खून के द्वारा शरीर में भेजना अवशोषण कहलाता है। खून में मिलना अवशोषण कहलाता है। और उसके बाद बेटा, उसके बाद खून में मिले हुए जो भी आपको पोषक तत्व प्राप्त हुए हैं, वो शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाए और उससे हमारे शरीर को बेटा और विभिन्न भागों में पहुंचकर नए पदार्थ का निर्माण हो, उसे हम बेटा स्वांगीकरण कहेंगे। और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे हम निष्कासन कहते हैं बच्चों। उसके बाद मैंने आपको ये पाचन तंत्र बताया था। डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा हमारा जो है बेटा इतने दो भागों में बटा हुआ है। एक है आहार नाल, पाचक ग्रंथियां। आहार नाल में मुख, मुखगुहा, भोजन नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा। पाचक ग्रंथियों में लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, ये भी ग्रंथि है बेटा। इनको हमने अच्छे से पढ़ा था, चित्र के माध्यम से भी समझ लिया, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई होगी। सबसे पहले इसके बाद आहार नाल की बात करी अपन ने। आहार नाल की हमने बात की थी बेटा, किसकी बात करी थी बच्चों, हमने आहार नाल की बात की थी। किसकी बात की थी बताइए, आहार नाल की बात की थी। आहार नाल की लंबाई 30 से 33 फीट होती है। सबसे चौड़ा भाग आमाशय होता है, सबसे लंबा भाग छोटी आंत होती है। ठीक है। और उसके बाद आहार नाल में सबसे पहले क्या आ रहा था, मुख और मुख गुहा। तो मुख और मुख गुहा में हमने क्या पढ़ा था बेटा, मुख से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। मुख में क्या भोजन का पाचन, देखो पाचन कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इन तीनों पोषक पदार्थों का होता है। तो मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, लेकिन आंशिक पाचन होता है बेटा। और भोजन जैसे ही हम अंदर की ओर निकलते हैं, तो इस निगले गए भोजन को बोलस कहा जाता है बच्चों। ठीक है। और हमारे भोजन के अंदर जो है, हमारे भोजन मुख से पाचन शुरू हो रहा है, तो मुख में पाचन किन किन के माध्यम से होता है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। मुख में पाचन बेटा लार के द्वारा, दांतों के द्वारा, जीभ के द्वारा किया जाता है। फिर मैंने आपको लार उठाई। लारीय ग्रंथियां क्या होती हैं, लारीय ग्रंथियां लार निकालती हैं और 1 से 1.5 लीटर लार पर डे निकालती हैं। इनका पीएच मान 6.8 होता है इतना। लारीय ग्रंथियां बेटा 3 प्रकार की होती हैं। पैरोटिड लारीय ग्रंथि होती है, ठीक है। उसके बाद सबलिंगुअल लारीय ग्रंथि होती है और सबमैंडिबुलर लारीय ग्रंथि होती है। पैरोटिड सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि है, स्थान कान के पास होता है। सबलिंगुअल सबसे छोटी लारीय ग्रंथि है बच्चों, स्थान जीभ के नीचे होता है। ये दोनों मिलाकर 30 से 40% लार बनाती है। इसके बाद होता है अपना सबमैंडिबुलर बेटा। सबमैंडिबुलर 60 से 70% लार बनाने का कार्य करती है मेरे बच्चों। और ये जो है क्या नाम है, ये जबड़े के यहाँ पे या जबड़े के स्थान या जबड़े के नीचे उपस्थित होती है ये वाली लारीय ग्रंथि। ठीक है बेटा। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, लार। जब लारीय ग्रंथि लार निकाल रहे हैं तो थोड़ी बहुत हमें लार के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। पानी खनिजों से बना हुआ एक तरल पदार्थ जिसे हम लार बोलते हैं। ठीक है। लार बेटा, लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जिनके द्वारा भोजन का पाचन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टाइलिन। टाइलिन को हिमालयस भी बोला जाता है। एक होता है लाइसोजाइम। टाइलिन का कार्य क्या होता है बेटा, स्टार्च को माइटोज में बदलता है। और इमाइलेज क्या करता है, भोजन सूक्ष्म जीव यानी भोजन के साथ जो भी आए हुए सूक्ष्म जीव है उन्हें नष्ट कर देता है या निष्क्रिय कर देता है। और एक पॉइंट और याद रखोगे कि जो हमारा लाइसोजाइम है वो आंसू और पसीने दोनों में पाया जाता है। चलिए बच्चों, इसके बाद क्या है, इसके बाद आगे है। और मैंने आपको उसके बाद, हाँ, ये अपनी लार कंप्लीट हो गई। तो लारीय ग्रंथियां अपनी जैसे ही कंप्लीट हुई बेटा, अपनी लारीय ग्रंथियां अपनी जैसे ही कंप्लीट हुई बच्चों, तो मैंने मुख में लारीय ग्रंथियां, फिर मैंने जीभ बताई। अब जीभ पढ़ रहे हैं, दांत अपन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या बताया मैंने, जीभ बताई है। तो जीभ का अध्ययन बेटा ग्लोसोलॉजी कहलाता है। इसका कार्य स्वाद पहचानना और लार मिलाना है भोजन के साथ। स्वाद कलिकाएं 2000 से 3000 होती हैं। लड़की में स्वाद कलिका लड़के की अपेक्षा ज्यादा होती है।
और ये स्वाद पहचानती है, यहाँ पे मीठा स्वाद पहचानेगी, किनारों पर खट्टा नमकीन, और आखिरी में जो है बेटा, आखिरी में अपना स्वाद कौन सा पहचानेगी, आखिरी में बेटा कड़वा स्वाद पहचानेगी। ठीक है, एक पॉइंट और लिखोगे इसमें लाल में, जीव में, जीव की जो लंबाई है ना बेटा, जीव की लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर होती है बेटा, लगभग कितनी होती है बच्चों, 10 सेंटीमीटर होती है लगभग जीव की लंबाई। दूसरा पॉइंट लिखो, जो जीव है ना बेटा, जीव हमारे गले की बेटा, गले की हायोड हड्डी से जुड़ी होती है, हायोड हड्डी से। कौन सी हड्डी से बेटा, हायोड हड्डी से जुड़ी रहती है, हायोड हड्डी से जुड़ी रहती है। ठीक है बेटा, इतनी चीज आप सभी को समझ में आ गई क्या? आशा करता हूं बेटा आपको ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। मैंने आप सभी को ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया है मेरे प्रिय छात्रों, और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आखिर में ऐसे ही बेटा मेहनत करते रहो, और आपके साथ तिरंगा एजुकेशन की टीम, तिरंगा एजुकेशन फैमिली की टीम आपके साथ बहुत ही जबरदस्त मेहनत कर रही है। आपके लिए हर एक वीडियो रोजाना अपलोड हर एक सब्जेक्ट की हो जाती है बेटा। तो धन्यवाद, नमस्कार। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं बेटा कल की क्लास में। ठीक है बच्चों।